अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, इट्स देयर आर वेरियस वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन। देयर आर वेरियस वे, बहुत तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से। तो सबसे पहले जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंज लिखे हैं या केमिकल रिएक्शन के बाद एक ही है, समझ गया। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे मेन तरीका है वो है वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से हम वर्ड में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ठीक है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या क्या बनाएगा, ठीक है ना, है। तो जिंक जब रिएक्ट करेगा लिखेंगे जिंक, ठीक है। रिएक्शन किससे कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। प्लस कर दिए, जिसके जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है उसके बीच में हम प्लस साइन दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम एक एरो खींच दिए, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखे एरो के, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। और ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करने के बाद कुछ नया चीज़ बनाएगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन में लिखने का मतलब ये हाइड्रोजन गैस है, गैस नहीं भी लिखे इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस है, समझ गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन लिख दिया मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट को भी वर्ड में लिखे हैं, प्रोडक्ट को भी वर्ड में लिखे हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर के सहारे जोड़ दिए। ये दो प्रोडक्ट बनाए तो दोनों के प्लस साइन, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में प्लस साइन, और रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है इसलिए एरो है। यहाँ इक्वल टू साइन नहीं देंगे, यहाँ पर एरो देंगे। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्शन जा रहा है, मतलब लेफ्ट वाला आपस में रिएक्शन कर रहा है और राइट वाला बन रहा है, इसलिए एरो लेफ्ट टू राइट देते हैं, समझ गए ना। एरो का मीनिंग है ये कि लेफ्ट टू राइट क्यों देते हैं, समझ में आ गया। ये हुआ वर्ड इक्वेशन, है ना। अब केमिकल इक्वेशन इसी को बोलेंगे जब इसको हम सिंबल में यूज करेंगे, फॉर्मूला में यूज करेंगे। जब इसी वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से और फॉर्मूला से तो इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो केमिकल इक्वेशन इज व्हाट इज दिस, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, है ना, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज का ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, संक्षेप में रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला of the reactant and products using mathematical operator are called chemical reaction. मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग प्लस यूज करते हैं, एरो यूज करते हैं, इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर ये है ना। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब हम इसी को केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, हाँ। तो केमिकल इक्वेशन में क्या लिखेंगे, जिंक है तो ये तो एलिमेंट है, इसका सिंबल Zn होता है। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल है, इसका रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल में दिए H2SO4, ये फॉर्मूला हो गया, ये सिंबल हो गया, है ना। ये सिंबल है क्योंकि एलिमेंट है ये, इसलिए सिंबल लिखेंगे। और जब कंपाउंड रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये मेटल है इसलिए इस तरह लिखा गया। उसके बाद हम एरो देंगे, जिंक सल्फेट ZnSO4 इसका फॉर्मूला होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन जो है एलिमेंट है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 होता है, ठीक है। आया समझ में। तो ये हो गया सिंबल और ये दोनों हो गया, ये दोनों भी हो गया फॉर्मूला।
और फिर इधर हो गया H2 का, हाइड्रोजन का सिंबल H2 है क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है। तो सिंबल और फार्मूला के हेल्प से जब हम किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल और फार्मूला के हेल्प से जब हम किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने ये केमिकल इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं, डाल्टन के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डाल्टन क्या कहता है? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब क्या हो गया कि जितना होगा लेफ्ट साइड में एटम उतना ही होना चाहिए राइट साइड में, जितना है राइट साइड में एटम उतना ही होना चाहिए लेफ्ट साइड में। मतलब ईच एंड एवरी एटम शुड बी इक्वल टू वन अनदर, है ना। इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की अगर नंबर ऑफ एटम सेम रहेगा तो मास भी सेम रहेगा, क्योंकि मास जो है एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर एटम सेम है तो मास भी सेम रहेगा। आई बात समझ में? अगर उस हिसाब से हम इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, इधर एक जिंक है, चलो इधर भी एक जिंक है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर SO4 एक है, इधर भी एक SO4 है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा, इसको हटा देते हैं, अब दूसरा एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं। मान लो कि हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, है ना। वर्ड इक्वेशन हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये केमिकल इक्वेशन लिख दिया, ये भी केमिकल इक्वेशन है ना, क्योंकि सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से लिखा गया है और मैथमेटिकल ऑपरेटर का भी यूज किया गया। ये दोनों रिएक्टेंट हुआ, ये दोनों प्रोडक्ट हुआ, और एरो इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, हाँ? लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रहा है। क्लियर? अब देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो रियल केमिकल इक्वेशन नहीं है ना, वो तो हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये अपने से कैसे फॉलो करेगा? हमको फॉलो करवाना पड़ेगा, समझ गया ना। तो प्रैक्टिकली तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता ही है, लेकिन ये तो थियोरेटिकल है, मैथमेटिकल है, ये तो हम लिखते हैं ना, तो हमको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं किया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। ये हुआ स्केलेटल इक्वेशन। ये सिर्फ सिंबल और फॉर्मूला है जिसमें बता रहा है कि किसके किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद क्या क्या बन रहा है, और लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है, अनबैलेंस्ड, इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन तो नहीं। जब हम सिंबल और फॉर्मूला यूज करके जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन बनता है, और उस केमिकल इक्वेशन में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता हुआ नज़र नहीं आया तो उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, और दूसरा नाम है उसका स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आ गई बात समझ में? तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, हाँ? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? SKE, स्केलेटन। पढ़ते हो बायोलॉजी में? हाँ, पढ़े हो कि नहीं? हाँ,
ये हो गया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल वर्ड छोड़ दिए, ये हो गया स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब स्केलेटल इक्वेशन आर दोज केमिकल इक्वेशन इन विच no attempts have been made to equalize the number of atom to both the sides. ठीक है, no attempts have been made to equalize the number of atoms on the reactant side और product side। ना तो reactant side ना ही product side, किधर भी कोशिश नहीं किया गया है इक्वल करने का, क्योंकि नंबर ऑफ एटम तो इक्वल होगा दोनों तरफ, जिसका कोई कोशिश नहीं किया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। आ गया समझ में? क्लियर? हाँ, और जब हम इसको कोशिश कर देंगे और नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग करते हैं जैन। अब यहाँ क्या है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 क्लोरीन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाँ, ZnCl2 क्लोरीन तो 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन है ही 2, इसलिए हो गया। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा जो फॉर्मूला है उसके लेफ्ट साइड में किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं और कोई चीज़ नहीं करते। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, कोशिश करते रहो, सफलता मिलेगी। हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? कोशिश जारी रखो, सफलता मिलेगी। ठीक है, कोशिश करते रहो, इक्वेशन बैलेंस हो ही जाएगा। समझ गया ना? तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग नंबर ऑफ एटम क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वल कर देते हैं। और हीट एंड ट्रायल में बस एक ही में चीज़ है कि जितना भी सिंबल है और फॉर्मूला है उसके लेफ्ट साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होल नंबर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और होल नंबर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? आया बात समझ में? अब देखो इसी को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ Cl2 है, अगर हम हाफ कर दें यहाँ पर, इसको भी हाफ कर दें, अब देखो इसी को हम बैलेंस करेंगे। Zn प्लस HCl क्या बन रहा है यहाँ पर? ZnCl2 प्लस H2 है ना। यहाँ पर HCl एक ही है ना, हाइड्रोजन एक है और क्लोरीन भी एक है, इसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन एक हो गया ना। यहाँ भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी एक हो गया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गया। लेकिन जिंक भी तो हाफ हो गया, तो हम यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे जिंक को। तो बैलेंस करने के लिए हमेशा जो सिंबल और फॉर्मूला है उसके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ में? क्लियर? समझ में आया केमिकल इक्वेशन क्या है? उसके बाद केमिकल इक्वेशन फिर 2 तरह का हो जाएगा, एक वर्ड इक्वेशन है, दूसरा केमिकल इक्वेशन है। इसको हम केमिकल इक्वेशन नहीं बोलते, ये वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन जो वर्ड में लिखते हैं, केमिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वर्ड में, उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन हमेशा सिंबल और फॉर्मूला में ही लिखा जाता है। ठीक है ना? और केमिकल इक्वेशन 2 तरह का होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम स्केलेटन इक्वेशन। समझ में आ गया ना? क्लियर? समझ में आया? ठीक है, सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, so skeleton equation are those equations in which no attempts has been made to equalize the number of atoms of each element on both the sides, that is reactant side as well as product side. ठीक है, and what is balanced equation? A skeleton equation has got another name, unbalanced chemical equation. skeletal equation को हम लोग बोलेंगे unbalanced chemical equation।
और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया? दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन equation in which number of atoms of each element is equal on reactant side as well as product side. सारे एटम जो है, हर एलिमेंट का एटम दोनों ही तरफ इक्वल हो। तो हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए थे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस। Nitrogen reacts with hydrogen gas. Nitrogen reacts with hydrogen and gives you ammonia. कुछ भी इक्वल नहीं है इसमें। इट इज स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई एटम्स नहीं लिया गया है इक्वल करने के लिए, कोई भी एटम इक्वल नहीं है ना। इसी को हम लोग अब यहाँ पर इक्वल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ 3 है हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, एक ऑड है एक इवन है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। दोनों को 6 बना देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। बैलेंस्ड हो गया कि नहीं? और बैलेंस करने के लिए हम क्या किए? कुछ मल्टीप्लाई किए, सिंबल के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड में नहीं, ठीक है ना। राइट साइड में कब कुछ भी नहीं करना है, किसी का सिंबल में चेंज नहीं करेंगे, किसी के फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? केमिकल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, इससे न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे, ठीक है। क्लियर?